मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे आज। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर दो यूनिट आपकी और बची हुई है। उनमें से एक ये मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट है और एक आपकी जो है ऑप्टिक्स की है, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और डुअल बिहेवियर ये पढ़ना है। तीन टॉपिक उधर। और ये जो टॉपिक है आपका मॉडर्न फिजिक्स, इसमें हमको एटम के बारे में पढ़ना है, मतलब एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और इसके बाद इसमें सेमीकंडक्टर और डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, वो पढ़नी है। इतने टॉपिक इस यूनिट के अंदर पढ़ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी है एक टॉपिक, तो ये हमको पढ़ने हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग एटॉमिक फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। एटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे एटम के अंदर, और उसके बाद सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, फिर ये यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में अगर हम एटम की बात करें तो एटम के इन्वेंट के लिए या इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के होते हैं उनकी बातें करें कि उनको किसने खोजा था, क्या कैसे। तो आगे की जो हिस्टोरिकल बातें उनको एक बार आप रीड कर लेंगे। हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि एटम जो है वो एक पर्टिकुलर साइज का सबसे सूक्ष्म, एटॉमियोलॉजी वर्ड ही है, इसका मतलब ही होता है कि जिस वर्ड से डेराइव्ड हुआ है, इसका मतलब ही होता है कि फर्दर अनडिविजिबल, जिसको फिर से और छोटा डिवीजन ना करना जा सके। मतलब इससे सूक्ष्म यूनिट नहीं हो सकती है किसी भी मैटर की। अब इस एटम के अंदर ऐसा माना जाता था, पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, उनमें यह बताया जाता था कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं ये मास की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल ऐसे आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, कहते हैं कि इसका जो वाटरमिलन मॉडल बताया गया है उसमें यही बताया गया कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन वगैरह, वो इस तरीके से सीड के जैसे क्या होते हैं, इसमें धसे होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, और मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद इन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं होता। एटम का जो मेन सीन होता है वो ये होता है कि उन्होंने गोल्ड फॉयल पे इस एक्सपेरिमेंट को करा, तो उन्होंने देखा कि एटम का जो सेंट्रल जोन होता है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड और बाकी जोन से बहुत ही डिफरेंट होता है। और इस एक्सपेरिमेंट को जो रदरफोर्ड ने करा था उसमें उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको पास करा था एटम से होकर के, और गोल्ड का फॉयल लिया था, गोल्ड एटम लिया था, और जब उस पर अल्फा पार्टिकल को पास करा तो अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर तो वो अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जाते थे, लेकिन जैसे जैसे इसके सेंटर के करीब आते जाते थे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाता था। और एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने से ये पता पड़ा कि कुछ सेंट्रल कोर होता है एटम का जहां पर वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो उनको ये पता पड़ा कि जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो बढ़ रहा है, इसका मतलब जो सेंट्रल कोर ऑफ द एटम है, सेंट्रल कोर ऑफ द एनी एटम, इट इज जस्ट सिमिलरली चार्जेज एज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के जैसा उस पर चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता था। इसका मतलब जो सेंट्रल कोर ऑफ एटम होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसे बाद में क्या बताया गया, न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, तो उनके अगर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, आप एक बार देख लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ हल्का सा। अगर उनके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था
तो उन्होंने यहां से जैसे ये अल्फा पार्टिकल का ये, और यहां पर उन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ली थी, बिल्कुल पतली सी, या आप इसको ऐसा मानिए कि इस तरीके से ऐसी एक स्क्रीन है, और यहां पर ये इस तरीके से ये, तो इसमें बहुत सारे तरीके के ये जो रेज डाली गई थी, इन पे कहीं पर आपको बहुत सारे तरीके के डेविएशन दिखे, कहीं एक सीधे सीधे रिफ्लेक्ट बैक हुआ, कहीं एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा था और कहीं ये एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम था, इस तरीके से। और यहाँ पर ये स्क्रीन लगी होती थी, ये रिफ्लेक्शन से पता पड़ता था कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो ये जो ये गोल्ड का जो ये एटम था, तो ये देखा गया कि जो सीधे सीधे एटम से, अगर इसको हम सीधे सीधे यहाँ पर बनाएं, ये इसका न्यूक्लियर जोन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाला जोन, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसा देखा गया कि जब ये अल्फा रेज आती हैं, ये अल्फा पार्ट के लिए आते हैं, तो जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। जो इसके पास से जाते हैं वो हल्का डेविएट होते हैं, ये इस तरीके से उनका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है, और जो धीरे धीरे ऐसे होते हैं उनका डेविएशन क्या होता जाता है, जो और दूर से जाते हैं उनका डेविएशन और कम होता जाता है, इस तरीके से ऐसा, और धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे। तो ये सेंट्रल जोन देखा गया कि कुछ ऐसा जोन होता है जहां से रिफ्लेक्शन या डेविएशन ज्यादा होता है, और डायरेक्ट कुछ तो सीधे सीधे जैसे जाती है वैसे अपने पाथ को रिटैच करते हुए वापस आती है। तो ये देखा गया कि ये सेंट्रल कोर जो है ये पॉजिटिव नेचर का, और वहां से न्यूक्लियस की धीरे धीरे इन्वेंट हुई। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखी गई हैं, एक बार आप इनको रीड करेंगे। अब हम इसके डिटेल कॉन्सेप्ट में आते हैं, जहां से बोर्स की एटॉमिक थियरी स्टार्ट है, उनकी हम बात करते हैं कि बोर का जो एटॉमिक प्रिंसिपल है, नील बोर ने जो बताया था, वहां से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए और एक बार अच्छे से रीड करके हल्का नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि बोर का जो एटॉमिक थियरी थी और उनका जो हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करी थी, उनकी डिटेल हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो जो बोर के पोस्टुलेट्स थे, नील बोर ने क्या बताया था, तो उन्होंने 3 कंक्लूजन बताए थे। एक तो उन्होंने ये बताया था कि एटम जो होता है वो अपनी एक डिफरेंट स्टेट में होता है, और उसको क्या बोलते हैं कि ये इसकी स्टेबल स्टेट है। वो उस डिफरेंट स्टेबल स्टेट में क्या होता है, स्थायी होता है, और वो जो उसकी स्टेबल स्टेट होती है, जो एक डिफरेंट स्टेट होती है, उसमें वो फिक्स रहता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो एटम होता है, एटम के अंदर सेंट्रल कोर पे न्यूक्लियस होता है, और इसके बाहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक डिफिनिट ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, electrons are revolving around the nucleus, in circular orbit,
सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई वो ये बताई कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की रेडियस या किसी भी तरीके के ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। इनका जो रोटेशन होता है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है जिसमें इनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2 का इंटीजर होता है, मल्टीपल होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है, उसी में ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट in which its angular momentum is integer of h/2 या h/2 का क्या होता है, होल मल्टीपल होता है। क्लियर? h/2 का होल मल्टीपल होगा, इंटीजर होगा उसमें। अब इस बात को हम कंक्लूड करके आपको एक साथ समझाते हैं मैथमेटिकली कि ये क्या है। अब इस बात को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो इसको समझने के लिए आप ये जो पूरी बात उन्होंने बताई, पहली चीज कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है तो कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में तब रोटेट करती है जब उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से भी मिले और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, mv²/r। ये मैकेनिक्स का रूल है कि अगर कोई m मास की बॉडी या पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से किसी r रेडियस के सर्कल में अगर रोटेट कर रहा है तो इट हैव रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर and its magnitude equals to mass into velocity square upon r, where m is the mass of the particle, rotating particle, v is the velocity and r is the radius of the circle in which it rotates. Clear? अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलेगा कहां से, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है इसको, वो जो न्यूक्लियस होता है, ये आपका जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अगर कहीं पर भी चार्जेस हैं तो चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। आपको बताया गया है कि दो चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे एंड देयर नेचर ऑफ इंटरेक्शन इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। If both charges are like in nature, then this interaction will be repulsion, and both charges are opposite in nature, then it will be attraction. In this case, nucleus is positively charged, और अगर इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन z के बराबर है और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है जिसे हम प्रोटॉनिक चार्ज कहते हैं, वो मैग्नीट्यूड में e के बराबर होता है और नेचर में पॉजिटिव होता है, तो नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस अगर बात करते हैं कि नेट चार्ज एट न्यूक्लियस, देन इट विल बी z into e, एंड चार्ज एट द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो ये e होगा और नेचर में नेगेटिव होगा। तो इस वजह से जो इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है ये होता है q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और यहां से देखेंगे तो ये जो रेडियस है जो इनके बीच की ऑर्बिट की और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूरी है वो r हुआ है,
और जो आपका न्यूक्लियस पे चार्ज है उसको Q1 ले लेते हैं तो वो Ze हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो E हो जाएगा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यहां से आप ये देखेंगे कि जो फोर्स की वैल्यू है वो Ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which acting between the nucleus and the electron, and these electrostatic force of attraction is act as a centripetal force in the case of revolving electron round the nucleus। तो जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो कहां से मिलता है? इस फोर्स से मिलता है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है जो किसके बीच में लग रहा है? न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। अब यहां से ये पता पड़ गया कि अगर ये उन्होंने बताया कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करने का मतलब इसे रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स मिलना चाहिए और वो फोर्स इससे मिलता है। तो इनके पहले कॉन्सेप्ट का अगर एक्सप्लेनेशन हम यहां से करें तो ये इक्वेशन इसको फॉलो करना पड़ेगा कि जो mv स्क्वायर बाई r होता है इट विल बी इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एक तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, दिख रहा है ये पहली चीज। और जो दूसरी बात है कि जो ये उस ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम h अपान 2 पाई का होल मल्टीपल होगा या इंटीजर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम L क्या होना चाहिए? ये h अपान 2 पाई का इंटीजर होना चाहिए, मतलब m एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है जहां पर m क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 इस तरीके से एक होल नंबर होना चाहिए। ये दो इक्वेशन आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। वेयर m इज होल नंबर और यही नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिट को बताएगा। अगर ये पहले सेल के एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो या तो इसका एंगुलर मोमेंटम h अपान पाई होगा या 2h अपान पाई होगा या 3h अपान पाई होगा या 4h अपान 2 पाई होगा। इस तरीके से इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। ये इंटीजर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 0.5h अपान 2 पाई हो जाए। ठीक है, तो ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसका क्या होना चाहिए? ये हाँ होल मल्टीपल होना चाहिए। ये बात है क्लियर? इसको नोट करिए, फिर इन दोनों इक्वेशन का मॉडिफिकेशन बताते हैं। अब क्या करेंगे कि यहां से हम रेडियस निकालेंगे जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होगा, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, इन सब में रिलेशन बताना। अब इस सेकंड इक्वेशन को अगर देखें हम कि L जो है ये है आपका m h अपान 2 पाई और ये L क्या है? इट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और इस एंगुलर मोमेंटम L को हम क्या लिख सकते हैं? mv इंटू r। यहां से तो mvr क्या हो जाएगा? इट विल बी nh अपान 2 पाई। ये ठीक है, और वहां से ये है आपका mv स्क्वायर अपान r, ये हो जाएगा Ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये ठीक। अब यहां पर हम क्या करते हैं? इसको इससे कैंसिल कर देते हैं और यहां से r की वैल्यू को यहां से निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो रेडियस है यहां पर ये क्या है? रेडियस ये nh अपान 2 पाई इंटू m इंटू v ऐसा है। ठीक है, और ये अगर nh अपान 2 पाई mv है और यहां से हम वेलोसिटी निकाल के इसमें रखते हैं तो यहां से या तो रेडियस निकाल सकते हैं तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट में। कैसे?
इस तरीके से ये जो r हो जाएगा आपका, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि रेडियस से इधर लाएंगे इसको, तो ये r इस इक्वेशन में जो आएगा इस तरफ r इज इक्वल टू ये हो जाएगा जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर m इंटू ये v का स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, और यहां से अगर वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं तो रेडियस आ जाएगा, ये r है और इसकी जगह पे अगर हम यहाँ v रखें, नीचे दिख रहा है, तो v हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई m, और इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा 2 पाई m इंटू, इसको हम इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा r इस इक्वेशन से ये r इतना है, तो वेलोसिटी अगर निकालना चाहें तो v जो आएगा यहां से वो हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई और m इंटू r, ऐसा। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को क्या करते हैं, यहां पर ये इतनी वैल्यू रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि रेडियस क्या आ जाएगा, जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह पर हम इतनी बड़ी वैल्यू रखेंगे, ये वाली, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां से जो r आ जाएगा आपका वो हो जाएगा जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इस m से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, ये चीजें ऊपर चली जाएंगी, तो आप देखेंगे कि एक यहां पर ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहां इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आपका आ जाएगा इंटू में 4 पाई स्क्वायर m इंटू r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये वैल्यू। क्लियर? अब इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये r स्क्वायर है और ये क्या है, r है। अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये 1 अपान r स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको कि ये r अपान r स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू होगी जेडी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m अपान में ये हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ये दिख रहा है, इस r को इस स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो ये 1 अपान r इतनी वैल्यू आएगी, तो r कितना आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर हम बात करें कि 1 अपान r कितना आ रहा है, 1 अपान r आ रहा है 4 पाई स्क्वायर जेडी स्क्वायर m अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 1 अपान r है, दिख रहा है ये। तो इसको अगर क्या करेंगे, r लिखेंगे तो r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर जेडी स्क्वायर m, ऐसा हो जाएगा। ये 4 पाई इस 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो r यहां से आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान जेडी स्क्वायर पाई m, ये तो आएगा, ये रेडियस होगी। तो ये रेडियस आपको ध्यान रखना है
कि रेडियस किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। ये एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है और अपान पे जेड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया। तो एक तो रेडियस का रिलेशन पूछा जाता है इस फॉर्मेट में जिसमें हमने निकाला, आपको बताया। ये कि आर क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पाई एम। यहां से अगर हम देखें कि रेडियस किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, तो ये कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है मीडियम की। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पाई एक नंबर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर कांस्टेंट है तो ये सीधे सीधे एन और जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। समझ में आ रहा? या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आर जो है इट इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर पाई एम। अगर इतना ऐसे कर लेते हैं तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये इतने फैक्टर को हम कांस्टेंट लेते हैं, इतने को, तब ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड के, where z is atomic number and n is the number of shell or orbit। तो अगर ऐसे रेडियस को हम कंपेयर करना हो तो ये r1 अपॉन r2 को क्या लिख सकते हैं, इट विल बी n1 अपॉन n2 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू में z2 अपॉन z1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच में हो गया, ये हो गया आपका रेडियस के बीच में और नंबर ऑफ सेल के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। ये रेडियस लिखा है, अभी दिख रहा है, और ये भी रेडियस है आपका आर, ये आर लिखा है मैंने इतना। अब इसके बाद हम दूसरा जो फॉर्मूला निकालते हैं आर का, ये फॉर्मूला तो आ गया। दूसरा वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन निकालते हैं। जो v, हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था कि L क्या है, या आपको ऐसा बताया था कि mvr जो है ये nh अपॉन 2 पाई है, ऐसा। अब इसमें हमको क्या रखना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, nh अपॉन 2 पाई इंटू में मास इंटू रेडियस, mr हो जाएगा। और अब की बार ये r की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, तो r की वैल्यू यहां पर रखोगे तो आप देखोगे कि रेडियस और वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है एनर्जी के बाद, तो ये कैसे हो जाएगी, v हो जाएगी आपकी nh अपॉन 2 पाई m, और r की वैल्यू यहां से रखेंगे तो r की वैल्यू है इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और अपान में जेड स्क्वायर तो उसको ऊपर कर देते हैं, इंटू में ये जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जेड ई स्क्वायर NH, ठीक है, अपान में 2 इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहां से एक चीज आप देख पा रहे हो कि इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और इस h से ये
एच कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी जेडी स्क्वायर अपान में हो जाएगा ये 2 इप्सिलॉन नॉट NH, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने एटम के लिए बताया वैसे, सॉरी रेडियस के लिए, वैसे इसके लिए भी क्या होगा आप देखेंगे, तो ये ई स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन नॉट और h, इतनी बात को ई स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन नॉट और h को हमने इधर ले लिया ऐसे, तो वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करी, z अपान n पे। आप देखते हैं रेडियस जो होती थी वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, while the velocity is inversely proportional to the number of cell and directly proportional to the atomic number z, but radius is inversely proportional to the z and directly proportional to the square of the number of cell। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि velocity is directly proportional to z by n। ये यहां पर भी ये वाला रिलेशन अगर हम बनाते हैं कि v1 अपान v2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा z1 अपान z2 अगर अलग अलग एटम है, और n2 बाई n1। ये क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद अगर हम रेडियस और वेलोसिटी को देखें तो ये जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर है, सॉरी एन स्क्वायर अपान जेड है, और ये जो है ये, तो वेलोसिटी हमने क्या बताई, बोलो स्टूडेंट, z बाई n, इधर क्या था ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 2 पाई था कि नहीं था, नहीं 2 इप्सिलॉन नॉट h, ये था। और जो रेडियस थी ये क्या था, ये आपका रहा होगा h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, यही था ना कि और इनटू में पाई है। ये दो इक्वेशन हमने बताई आपको। इसमें r को हमने ऐसा लिखा था कि अगर हम इप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर पाई m लिखते हैं इसको, और यहां पर क्या लिख दें n स्क्वायर बाई जेड, और इसको हमने लिखा था जैसे लिखा हुआ वेलोसिटी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम n को 1 रख दें, मतलब n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट सेल की बात करें ना, फर्स्ट सेल, या r क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, क्लियर। और अगर हम z इज इक्वल टू 1 की बात कर लें, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये पूरा 1 हो जाएगी, तो r क्या आ जाएगा, r आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर पाई m। इतने वैल्यू को हम r नॉट कह देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, r नॉट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे v क्या हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा, और z 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट h, ये दिख रहा है, आगे लिख देते हैं यहां पर,
ये जो v होगा ये v नॉट होगा और ये किसके इक्वल होगा, ये 1 हो जाएगा पूरा वैल्यू, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन नॉट h। ये तो इन वेलोसिटी और रेडियस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, अब इसको पूरा लिखना चाहें तो इतनी की जगह पे v नॉट लिख दिया हमने और इनटू में ये क्या लिख दिया z बाई n, और ऐसे r की जगह पे क्या लिख दिया r नॉट, और r नॉट का मतलब समझ रहे हो कि पहली सेल और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर इसको देखें तो ये r नॉट हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाई z। ये तो कभी कभी ऐसा भी रिलेशन देता है, तो ये दोनों चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। ये वेलोसिटी और रेडियस की बात हो गई। इसके बाद जो इसमें दूसरा टर्म पूछता है वो एनर्जी पूछता है, तो उस एनर्जी की भी बात हम करेंगे कि कितनी होगी। इसको नोट करिए जल्दी से, लिखो। इसके बाद एनर्जी की बात करते हैं, तो यहां पर जब मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इसके सिस्टम में, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये किसके इक्वल होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। ये तो अगर हम इसी को एनर्जी बोल रहे हैं तो एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी से है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी और प्लस में काइनेटिक एनर्जी होगी। ये या इसी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस सिस्टम में होगी, क्योंकि फोर्स कैसा है इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी U होती है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर नेचर ऑफ चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, मतलब सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फोर्स है वो अगर रिपल्सन का नेचर का है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और अगर फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है मतलब बोथ चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती थी। और क्या होती थी Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। ये तो यहां से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इसके फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा Z इंटू ई स्क्वायर, ये दोनों चार्जेस हो गए, अपान में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, इसको हम चाहें तो r की वैल्यू वहां वाली उठा के रख के इसको दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जो रेडियस की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी वो वैल्यू यहां पर रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, r मैंने क्या बताया था, बोलो एक बार r की वैल्यू। नहीं वो जो पूरा फॉर्मेट था इप्सिलॉन नॉट ऐसे करके, शायद n स्क्वायर था, h स्क्वायर था, इप्सिलॉन नॉट था ना, अपान z e स्क्वायर पाई इंटू m, यही था शायद इतना। अब इस वैल्यू को अगर आप यहां से रेडियस की वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि u की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, होगी तो नेगेटिव में। अब r की वैल्यू को क्या रखेंगे, वो रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट, और बची हुई वैल्यू ऊपर आ जाएगी
तो ये क्या हो जाएगा जेड इंटू ई स्क्वायर। एक्चुअल में इसको ऐसा लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय Q1 Q2 के, इसके फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और वो आर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा इंटू इप्सिलॉन नॉट, और बची हुई चीज ऊपर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा फिर से जेड ई स्क्वायर इंटू पाई इंटू एम, ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहां से एनर्जी की वैल्यू जो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, वो आ जाएगा जेड स्क्वायर ई रेज टू दी पावर 4 पाई एम अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप ये देखेंगे कि पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और ये इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स जेड स्क्वायर ई रेज टू दी पावर 4 इंटू एम अपान 4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, ये वाली। ये तो लगभग बता देगा बच्चा जब ये ऐसी पूछी जाती है। जब ऐसा पूछी जाती है तो दिक्कत होती है, ये नोट कर लीजिए। फिर काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाते हैं।